औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़वान अली दानिश फ्राम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल सिस्टम मेड खारियाँ गुजरात। तो आज हम जनरल मैथ 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 8। वैसे तो इस पूरी एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये 4 क्वेश्चन ही समझाऊंगा। उसकी वजह यह है कि अगर ये 4 सवाल आप अच्छे तरीके से समझ आते हो, बाकी जो 5 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल इसी तरह के ही हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, सिर्फ उसमें उसकी वैल्यूज़ या उसके जो डाटा है वो थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी तरीकाकार उसका बिल्कुल सेम होगा। इसलिए मैं सिर्फ ये आपको 4 क्वेश्चन समझाऊंगा। अगर ये 4 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ आते हो तो पूरी एक्सरसाइज करने की पोजीशन में आप खुद आ जाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हर 6 रुपये के एवज 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। ठीक है जी। पहले सवाल को गौर से पढ़ना है कि हर 6 रुपये के एवज यानी हर 6 रुपये के बदले वो कह रहा है 72 रुपये फ़ी दर्जन यानी 72 रुपये फ़ी दर्जन। अब आपने देखना है कि 72 रुपये फ़ी दर्जन अगर हम करेंगे तो वो क्या बनेगा। सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को देखना है कि ये 72 रुपये फ़ी दर्जन क्या है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब है 12। ठीक है जी। 72/12 यानी 72 रुपये फ़ी दर्जन का मतलब क्या है 72/12 यानी 12 हमने इसलिए लिखा कि एक दर्जन में जो आइटम्स होते हैं वो 12 होते हैं यानी 12 होते हैं, तो हम उसको दर्जन बोलते हैं। ठीक है जी। अब आप गौर करेंगे तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेके आते हैं। 12 1 बार 12 और 12 6 बार 72। तो हमारे पास क्या आ गया, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है जी। अब अगर आप गौर करते हैं तो उसने हमें दिया हुआ है कि हर 6 रुपये के इवज 72 रुपये फ़ी दर्जन है ना। हमने इस 72 रुपये फ़ी दर्जन को शॉर्ट फॉर्म में हमने ले आए हैं, तो इसका मतलब फिर क्या हो गया कि ये 6 रुपये के इवज हो गया और ये 6 रुपये फ़ी दर्जन जो है ये हम लिख लेंगे, ये 6 निस्बत 6। अब हम उसी तरह इसको 6/6 की शक्ल में लिखेंगे तो ये आपस में कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 1/1। इसका मतलब है कि आप 1 निस्बत 1 इसको लिख के इसका आंसर ले आएंगे। लेकिन जी पहला सवाल आपका हल हो गया और उसका जवाब आपके सामने है 1 निस्बत 1। ठीक है जी। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब पहले सवाल नंबर 3 को हम गौर से पढ़ेंगे। अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो दर्जा ज़ैल निस्बतें मालूम करनी है। पहले उसने हमें ऊपर डाटा दिया हुआ है, उसने हमें मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई भी दी हुई है और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई भी दी हुई है। जैसा कि मुरब्बा का आपको पता है कि मुरब्बा के जो अज़ला होंगे वो चारों अज़ला आपस में बराबर होंगे, उनकी लंबाइयाँ एक जैसी होंगी, उनकी चौड़ाइयाँ एक जैसी होंगी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप देखते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या है। वो कहता है कि मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। पहली जुज़ में हमसे वो ये डिमांड कर रहा है। ठीक है। अब दूसरी जुज़ को पढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है, कहता है कि मुरब्बा ए के हाथा और मुरब्बा बी के हाथा के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तीसरे सवाल जुज़ को भी पढ़ लेते हैं। मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। अब इस सवाल को हल करने से पहले आपने एक माइंड सेट करना है कि मैंने इसको हल कैसे करना है। तो आप देखिएगा पहले नंबर पे तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसने हमें कहा है कि ए की ज़िला की लंबाई और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई के दरमियान आपने निस्बत मालूम करनी है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उसने हमें लंबाइयाँ दी हुई हैं, हम आसानी के साथ लिखेंगे और वो हल कर लेंगे। लेकिन अगर दूसरी और तीसरी जुज़ पे गौर की जाए तो ए का हाथा और बी का हाथा के दरमियान और ए का रकबा और बी के रकबा के दरमियान जब हमने मालूम करना है, देखिए ना ही तो उसने हमें हाथा दिया हुआ है ना ही उसने हमें रकबा दिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि हमें रकबा और हाथा इनके दरमियान अगर हमने निस्बतें मालूम करनी है तो फिर हमें डेफिनेटली पहले हाथा और रकबा मालूम करना पड़ेगा, तब जाके हमें इनके दरमियान निस्बतें पता चलेंगी। बहरहाल पहले हम पहली यूज़ करते हैं जो कि उसने हमें डाटा दिया हुआ है। उसने क्या लिखा हुआ जी, मुरब्बा ए की ज़िला की लंबाई। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी, मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई और निस्बत मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई।
ठीक है जी। अब देखो जी मुरब्बा ए की ज़िला की लंबाई हमारे पास मौजूद है कितनी, अब लिखेंगे जी 2, और मुरब्बा बी की ज़िला की लंबाई कितनी हमारे पास 6। अब हम इसको लिख सकते हैं 2/6, तो 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, आपके पास शॉर्ट फॉर्म क्या आ गई 1/3, तो अब इसका जवाब क्या आ गया 1/3। ठीक है जी। पहली जुज़ तो हमने हल कर ली चूँकि डाटा हमारे पास मौजूद था। अब हम अगले मसले की तरफ चलते हैं, दूसरे और तीसरे की तरफ, जिसमें हमने हाता और रकबा पहले मालूम करना है, फिर इस पोजीशन में हम आ जाएंगे कि हम इन दोनों में निस्बत मालूम कर लेंगे। ठीक है जी। अब देखते हैं जी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मुरब्बा ए का हाता और बी का हाता है और इसका रकबा, पहले मैं एक एक करके, पहले मसल मुरब्बा ए है उसका मैं पहले रकबा मालूम कर लेता हूँ, फिर हाता मालूम कर लेता हूँ, फिर मैं इस तरफ क्या करूँगा मुरब्बा बी का हाता और रकबा मालूम कर लूँगा। ठीक है जी। तो अब आपने सबसे पहले देखना है कि पहले मैं लिखने लगूँ क्या, मुरब्बा ए की लंबाई कितनी है जी, ये लिख लीजिए मुरब्बा ए की लंबाई है आपके सामने 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 2 सेंटीमीटर आपने लिख ली। अच्छा, अब हमने पहले इसका रकबा मालूम करना है, तो हम लिखेंगे जी मुरब्बा ए का रकबा। अब देखिए रकबा मालूम करने का फार्मूला आप याद रखिएगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है जी। अब आप देखिए लंबाई इसकी कितनी है 2। अब जैसा कि चूँकि ये मरबी शक्ल में है तो इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई है। अगर इसकी लंबाई 2 है, चूँकि मुरब्बा एक रकबा है, जब मुरब्बा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो इट्स मीन कि ये लंबाइयाँ और इसकी चौड़ाइयाँ बिल्कुल बराबर हैं इसकी अज़ला की। तो फिर हम अगर लंबाई इसकी 2 है तो डेफिनेटली इसकी चौड़ाई भी फिर 2 ही है। फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2 2 बार 4, यानी अब हमने मुरब्बा ए का रकबा मालूम कर लिया कितना 4। ये चीज़ आपके सामने आ गई। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर ही मुरब्बा ए का हाता भी मालूम कर लेता हूँ ताकि एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाए। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा जी मुरब्बा ए की लंबाई, मुरब्बा ए की ज़िला की लंबाई हमारे पास मौजूद है कितनी 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमने नीचे क्या करना है, इसका हाता मालूम करना है। तो हाता मालूम करने का फार्मूला क्या होता है वो आपने देखना है कि 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है जी। अब हाथा मालूम करने के लिए हमें अब वैल्यूज़ लगाना पड़ेंगे। अब हमारे पास लंबाई हमें पता है कितनी है, मुरब्बा ए की ज़िला की लंबाई हमारे पास 2 है तो 2 हमने लिख ली। मैंने पहले भी आपको बताया अगर इसकी लंबाई 2 है तो डेफिनेटली चौड़ाई भी इसकी 2 ही है। तो अब हाथा हमारे पास आ जाएगा कितना, ये 2 इंटू 2 और 2 4 हो गया, और हाथा आपके पास आ गया 4 2 बार 8। लें जी, हमारा मुरब्बा ए का जो ज़िला है उसका हमने रकबा भी मालूम कर लिया और उसका हमने हाथा भी मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई। ठीक है जी। अब मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। बिल्कुल जिस तरह हमने मुरब्बा ए के ज़िला का हाथा और रकबा मालूम किया है, बिल्कुल सेम इसी तरह ये आपने करना है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, मुरब्बा बी का रकबा, वही फार्मूला आपने लगाना है, कौन सा, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब देखें जी इसकी लंबाई कितनी है 6 और चौड़ाई भी इसकी कितनी होगी 6 ही होगी। तो अब मुरब्बा बी का रकबा हमें मालूम हो जाएगा 6 6 बार 36। ठीक है जी। फिर आगे हम क्या करेंगे, इसका हमने करना है हाथा मालूम, यानी मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई दी गई है और अब मुरब्बा बी का हमने करना है हाथा मालूम। तो हाथा मालूम करने के लिए फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, वही तरीका, लंबाई अगर इसकी 6 है तो चौड़ाई भी इसकी 6 ही है। तो फिर क्या हो जाएगा, हाथा इसका कैसे निकालेंगे हम, 2 इंटू 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया। तो हाथा हमारे पास निकल आया 12 2 बार 24। ले जी, अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम
जुज़ नंबर 2 और जुज़ नंबर 3 हल कर सकें। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो हमने उसे जुज़ नंबर 2 में जो कुछ हमसे वो पूछ रहे हैं पहले वो हल कर लेंगे। कहते हैं मुरब्बा ए के हाथा और मुरब्बा बी के हाथा के दरमियान। तो अब यहाँ पर मैं लिख लूँगा जी ए का हाथा और निस्बत बी का हाथा। तो इसके लिए मुझे कोई मुश्किल नहीं है, अब चूँकि मैं पहले हल कर चुका हूँ। अब गौर करें कि पहले हाथे इसके देखें हाथा किधर है, ये मुरब्बा ए का हाथा हमने मालूम किया हुआ है 8, इसका मतलब है ये 8 लग गया। और मुरब्बा बी, ठीक है ना, बी का जो हाथा है हमारे पास वो कौन सा हमने मालूम किया हुआ है 24, ये लगा लिया मैंने 24। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 8/24, तो 8 3 बार 24 तो 1/3 आ गया। तो इसको फिर मैं इस पोजीशन में लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास एक जुज़ हमारी होगी मुकम्मल, यानी ये जुज़ नंबर थी हमारी क्या 2। अब मैं जुज़ नंबर 3 को हल करने जा रहा हूँ, गौर करिएगा। जुज़ नंबर 3 में हमसे वो पूछ रहा है कि मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान निस्बत। तो फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा मुरब्बा ए का रकबा और निस्बत मुरब्बा बी का रकबा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ ए का हाथा लिखा है और बी का हाथा लिखा है। आप यहाँ पर अगर इस तरफ इतना भी लिख देंगे तब भी ठीक है, नहीं तो अगर पूरा लिखना है तो यहाँ पर भी आप लिख सकते थे मुरब्बा ए का हाथा और मुरब्बा बी का हाथा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मुरब्बा ए का रकबा हमारे पास मौजूद है, हमने मालूम किया हुआ है, वो गौर करें आपके पास ये 4 है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 4। इसके बाद मुरब्बा बी का रकबा आपने देखना है कौन सा है, वो ये है 36, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 36। अब 4/36 और 4 1 बार 4, 4 9 बार 36, तो 1/9 आ गया। तो इसका जवाब आ जाएगा 1/9। ठीक है जी, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम ये क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में उसने हमें क्या दिया हुआ, कहता है कि ए निस्बत बी अगर बराबर हो 2/3 के, तो आपने क्या करना है, मालूम क्या करना है, फिर 6a निस्बत 2b, ये आपने मालूम करना है। अब आपने इस सवाल पे ज़रा गौर करनी है। सबसे पहली बात तो उसने हमें ये दी हुई है, वो कहता है कि a निस्बत b बराबर है 2/3 के। जब निस्बत में इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो फिर इसको हल करने का तरीकाकार कुछ इस तरह से होता है। अब देखिए ये a बराबर हो जाएगा 2 के और b बराबर हो जाएगा 3 के। फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि a बराबर है 2 के और b बराबर है 3 के, यानी अब a की वैल्यू बन गई 2 और b की वैल्यू बन गई 3। लिखेंगे मालूम क्या करना है, 6a निस्बत 2b। ठीक है जी, अब सिंपल सी बात है कि 6 और a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू जो हमने वो मालूम की हुई है, a की वैल्यू क्या है 2। इसका मतलब है कि जहाँ पर a है वहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। इसी तरह आगे b है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो अब b की जगह पे हम लिखेंगे 3, तो 6 को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे, 6 2 बार 12 और 3 2 बार 6, तो 12/6। अब 6 1 बार 6, 6 2 बार 12, तो इसको 2/1 हम लिख सकते हैं। और इस तरह इसका जवाब क्या आ जाएगा, 2/1। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 5 की भी समझ आ गई होगी। अब हम आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल को पहले पढ़ते हैं, जिसने हमें क्या दिया हुआ है। कहता है जी, अली के वालिद की माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये, जबकि इसके वालिद का माहाना ख़र्च 35,000 रुपये है। निस्बत मालूम करनी है। अब उस निस्बत मालूम करने के लिए हमें 3 अज्जा इसके दिए हुए हैं। पहले जिसमें वो हमसे पूछ रहा है, कहता है कि आमदनी और अखराजात में निस्बत मालूम करनी है। दूसरे सवाल में वो कह रहा है कि अखराजात और बचत में, और तीसरे में कह रहा है आमदनी और बचत। अब देखिए पहले इन तीनों सवालों को जो हमसे वो सवाल पूछ रहा है उन पे गौर करनी है। पहले नंबर पे तो है आमदनी और ख़र्च। देखिए हमारे पास आमदनी भी मौजूद है, हमारे पास ख़र्च भी मौजूद है, इसमें तो हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, हम आसानी के साथ इसके दरमियान निस्बत मालूम कर लेंगे। दूसरे नंबर पे हमें वो कह रहा है कि अखराजात और बचत। अब अगर पूरे सवाल को आप पढ़ते हैं तो कहीं भी आपको बचत का जिक्र नहीं मिलेगा। उसने हमें ये नहीं बताया कि इसको बचत कितनी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर हमें बचत खुद मालूम करना पड़ेगी, तब जाके हम सवाल नंबर 2 को हल कर पाएंगे। और 3 आमदनी और बचत है,
यानी इससे ये ज़ाहिर हुआ कि तीसरे सवाल में भी हमें बचत की ज़रूरत है। तो अब अगली दोनों जुज़ों को हल करने के लिए हमें पहले बचत निकालना होगी कि बचत कितनी होती है। तो पहले सवाल का जो हमारे पास मतन दिया हुआ है, डाटा हमारे पास जो दिया गया है, पहले हम उसको लिखेंगे। हम लिखने लगे, लिखते हैं जी, अली के वालिद की माहाना तनख्वाह में लिखने लगा मुझे कितनी है, 40,000 रुपये। कितनी है, 40,000 रुपये। इसके बाद माहाना ख़र्च कितना है जी उनका, माहाना ख़र्च है 35,000 रुपये। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, माहाना तनख्वाह में से अखराजात माइनस कर लेंगे, निकाल लेंगे, बाकी जो कुछ आपके पास बचेगा वो बचत होगी। तो अब हम बचत मालूम करने जा रहे हैं। तो माहाना तनख्वाह कितनी है, 40,000 रुपये, और माइनस कर देंगे जो अखराजात हैं कितने, 35,000। तो बराबर 40,000 में से 35,000 निकल गए तो हमारे पास कितना आ गया, 5,000 रुपये जो है ये हो गई बचत। ठीक है जी, एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बिल्कुल आसानी के साथ ये तीनों जुज़ें जो हैं वो हल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये गौर करिएगा ज़रा। अब पहली चीज़ को इधर हल करते हैं। पहले नंबर पे वो हमें क्या कहता है, कहता है आमदनी और अखराजात। अब देखो ये आमदनी हमारे पास मौजूद है कितनी, 40,000, और अखराजात कितने हैं, 35,000 रुपये। अब इनके दरमियान निस्बत मालूम करने के लिए हम पहले इसको शार्ट फॉर्म में ले आते हैं। 40,000 बटा 35,000, ये 3 0 के साथ कैंसिल हो गए, आसानी पैदा हो गई। अब हमारे पास 40 और 35 बाकी बच गया। अब कोई ऐसा हिस्सा आपने तलाश करना है जो दोनों को बराबर बराबर तकसीम कर दे। तो वो है हमारे पास 5 8 बार 40 और 5 7 बार 35, तो 8 बटा 7 इसका आंसर आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 8 निस्बत 7। ये पहली जूज़ हमारी हल हो गई। अब हम दूसरी जूज़ की तरफ चलते हैं। दूसरी जूज़ में हमें वो क्या कह रहा है, कहता है कि अखराजात और बचत। तो इसका मतलब है कि इस तरफ मैं लिखूँगा अखराजात और इस तरफ मैं लिखूँगा बचत। अब इसके अखराजात कितने हैं, गौर करिएगा। अखराजात इसके कितने हैं, 35,000 रुपये उसके अखराजात हैं, और बचत हमने मालूम की हुई है कितनी, 5,000। तो अब क्या करेंगे, 35,000 बटा 5,000 करेंगे। तो उसी तरह 3 0 से कट गए, पीछे 5 और 35 रह गया। 5 1 बार 5, 5 7 बार 35, तो 7 बटा 1 मैं लिख सकता हूँ। तो इसको निस्बत की शक्ल में फिर इस तरह लिखूँगा तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7 निस्बत 1। ठीक है जी। अब लास्ट जुज़ है जी, कहता है आमदनी और बचत में निस्बत मालूम करें। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा आमदनी और यहाँ पर आ गई हमारी बचत। ठीक है जी। अब आमदनी कितनी है, 40,000 रुपये, और बचत कितनी है, 5,000 रुपये। तो आपने 40,000 बटा 5,000 किया, 3 0 उसी तरह 3 0 के साथ कट गए, पीछे 5 और 40 रह गया। 5 1 बार 5, 5 8 बार 40, तो 8 बटा 1। तो जवाब इसका आ गया 8 निस्बत 1, इसका जवाब आ गया। ठीक है जी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह हमारी 1.4 एक्सरसाइज जो है जनरल मैथ की वो कंप्लीट हो चुकी है, और स्टूडेंट्स ने पिछले जितने लेक्चर्स में मैंने पिछले क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं उनको भी एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है। अब पूरी एक्सरसाइज आपने मुकम्मल करनी है, और जिस सवाल की आपको समझ नहीं आती वो पिछले लेक्चर भी निकाल के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।